हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे जो कि मैं आपको मतलब कुछ डाउट था आप सबका इलस्ट्रेशन 17 का नंबर 2 और नंबर 3 जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम आगे चलेंगे कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत चलेगा, फिर आपका जो कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि बहुत जल्द अकाउंटिंग का क्लास भी होने वाला है। तो कब होगा? 2 दिन बाद होगा, यानी कि आज है मंडे, वेडनेसडे तक आपका क्लास, जो कि वेडनेसडे को आपका क्लास हो जाएगा। कितने बजे होगा मैं आपको टाइम टेबल दे दिया हूं, फिर भी मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, यानी कि फिर भी मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं वहीं पर ही टाइम टेबल दूंगा। ठीक है, और जिसको भी जो कुछ भी डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे मैसेज करना, चाहे मैं खुद क्यों ना करूं कि आपका कुछ डाउट होगा या तो मैं जो किया हूं उनका भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यानी कि हम एक्सरसाइज बी का 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 9 नंबर यानी कि 12 नंबर तक जो कि मैं लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो 9 नंबर क्या हुआ था, 9 नंबर में C1 लिया था और C3 लिया था, तो उसी की वजह से C-A आ गया था जो कि A-C आना था। ठीक है, तो उसी में मैं जो कि चेंजेस कर दिया हूं तो वही गलत होगा, और गलत नहीं भी होगा लेकिन नहीं होता लेकिन गलत होगा। ठीक है ना, वही थोड़ा 1-2 लाइन जो कि गलत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आई एम सॉरी। तो जो कि 9 नंबर है मैं आपको बता देता हूं, यानी कि पूरा तो नहीं बताऊंगा। क्या करूंगा मैं, डिटर्मिनेंट जो कि आपका एक्सरसाइज बी है, ठीक है, एक्सरसाइज बी का जो नंबर 9 है, आपको सिंपली ये तो आप कर सकते हो, जो कि मैं गलती किया हूं तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत इतना तो हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। ABC A² B² C²। ठीक है, तो इसका कितना आना था, A-B आएगा, B-C आएगा और A-C आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, C-A आ गया था, लेकिन मैं उस टाइम नहीं देखा था तो इसीलिए रॉन्ग हो गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसी तरह भी देख लो, ताकि अगर C-A आए तो शायद यही भी नंबर आ सकता हो। ठीक है, मान लीजिए कि यही भी नंबर आ जाए लेकिन यहाँ पे C-A हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। यानी कि थोड़ा क्या होगा, रो या कलम इसी तरह अगर चेंज हो जाता है तो नंबर ही पूरा अलग हो जाता है। ठीक है ना, नंबर ही पूरा अलग हो जाता है, लेकिन मेरा ध्यान उस टाइम नहीं गया था, तो मैं बाद में देखा तो देखा क्या हुआ, मतलब उसी तरह जो कि मैं इसे चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि वहां पे जो होता है, मैं इसे ब्रैकेट क्या कहा, मैं ब्रैकेट को निकाल लिया था। ठीक है, तो उसी की वजह से जो कि ये चेंजेस होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है, यहां पे आपको क्या करना है, C2 पे जो कि चेंजेस करना है, यानी कि C2 - C3 करना है, एंड C3 पे जो कि चेंजेस करना है, C3 - C1 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक्सपेंड कर दोगे, ये आंसर पक्का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकता है। ठीक है ना, मेरे से भी गलती हो सकता है। मैं क्या करता हूं, मैं तो पहले प्रैक्टिस करके आऊंगा, आपको बताऊंगा। इसी तरह भी हो सकता है, यानी कि हर कोई टीचर एक्सपर्ट नहीं होता, और एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है ना,
मेरे पास एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम ऐसा ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट उसी तरह नहीं होते हैं, बहुत बार क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, ठीक है, फिर उसी तरह ही जो कि एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा मैं तो आधा उधरा एक्सपर्ट हूँ, पूरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए जो कि आपको ये देखना है और ये करना है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यही सब कुछ है जो कि अगर जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और जो भी चैनल पे नया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अकाउंटिंग का क्लास भी स्टार्ट होगा और मैथ का क्लास तो हो रहा है, और बहुत जल्द आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड BSM का क्लास भी स्टार्ट होगा। कब होगा मैं बताऊंगा, लेकिन अकाउंटिंग का क्लास सिर्फ ट्यूसडे को, शायद ट्यूसडे को हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे को ही होगा, ठीक है। वेडनेसडे की जो कि वेडनेसडे में होगा आपका, होगा कब होगा, मैं शायद 3:15 को जो कि टाइम रखा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं बता दूंगा व्हाट्सएप में, फिर भी आपको बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। तो अगर 3:50 में हुआ होगा तो 3:50 में ही होगा टाइम, ठीक है ना। ये हो गया है तो ये आप खुद कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आशा करता हूं आप सब मुझे सपोर्ट इसी तरह ही करते रहोगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया, और नया क्या है, बहुत बढ़िया है, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट पढ़ेंगे। तो मैं उसे डिवाइड करके ही लाया हूं, यानी कि मैं उसी तरह बताऊंगा आपको, इजी वे में बताऊंगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि तो पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्सिस्टेंट क्या है, व्हाट इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ये कॉन्सिस्टेंट होता क्या है, यहां पे बता रहा हूं, इफ ए सिस्टम हैज सॉल्यूशंस, इफ ए सिस्टम हैज ए सॉल्यूशंस, ठीक है, इट इज सेट टू बी कॉन्सिस्टेंट, इट इज said to be consistent, ठीक है, consistent है, ठीक है। ये मतलब ये है, शायद देख भी नहीं रहा होगा, तो ये शायद मतलब राइटिंग कैसा लग रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, आप कमेंट में लिखना। अगर सही है तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, या तो ज्यादा छोटा हो जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट होता क्या है, कॉन्सिस्टेंट क्या है, इफ ए सिस्टम हैज ए सॉल्यूशंस, ठीक है, इफ ए सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। मान लीजिए कि मैं इलस्ट्रेशन 16 ही ले रहा हूं, जो कि नंबर 1 है, एग्जाम्पल की तौर पर यहां पे है 2x + 3y = 3, 3x + 2y = 7, ठीक है, ये पहला नंबर है। तो क्या कहा है, इफ ए सिस्टम, यानी कि सिस्टम क्या है, इक्वेशंस का जो कि सिस्टम है, इफ ए सिस्टम हैज ए सॉल्यूशंस, यानी कि एक सॉल्यूशंस होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशंस यानी कि उसका समाधान सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इट इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट, तो हम उसे कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। तो इलस्ट्रेशन 16 जो नंबर 1 है, ये एक कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, एब्सोल्युटली राइट, ये एक कॉन्सिस्टेंट है, ये एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, यानी कि कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है, कैसे हुआ, क्योंकि आप इसका जो कि लेके, ये दोनों इक्वेशंस को लेके आप क्या करते हो, डी निकालते हो, dx निकालते हो, dy निकालते हो, फिर x का वैल्यू y का वैल्यू निकालते हो, आता है कि नहीं, आता है, ठीक है। तो उसी तरह इसे हम कॉन्सिस्टेंट कहेंगे, लेकिन बताऊंगा, चलो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मान लीजिए, और एक मैं दे रहा हूं, 3x + 4y = 10 और 2x + 6y = 20, तो ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं,
ये भी एक कॉन्सिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सिस्टेंट है। क्या है कॉन्सिस्टेंट? इक्वेशन या कॉन्सिस्टेंट सिस्टम भी बोल सकते हूं। ठीक है, यहीं पे तो कुछ गलत नहीं है, यहीं पे तो कुछ गलत नहीं है। और एक बात मैं जो कि आपको बताना ही भूल गया हूं, जो कि छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, क्या छोटा है? यानी कि d इज नॉट इक्वल टू 0, या तो इसी तरह भी लिख सकते हो d इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसे नहीं बताया हूं, ये इंपॉर्टेंट भी ना नहीं बताया हूं। ठीक है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए उतना ही नहीं बताया हूं। तो क्या होगा, अगर d 0 हो गया तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। यहां पे इसी के लिए लिखा है कि d इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 सिर्फ और सिर्फ d नहीं होना चाहिए। हाँ, dx हो सकता है, dy हो सकता है, dz हो सकता है, x का वैल्यू भी हो सकता है, y का वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन d कभी नहीं होगा 0। ये पता चल गया? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया भी होगा, इतने अच्छी तरीके से आपको बताया हूं। और यहीं पे कुछ गलत हुआ होगा तो बोलना, मैं इसी को भी समाधान कर दूंगा, इसी का भी सोल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टीचर हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन यानी कि होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज के टीचर से भी गलतियां नहीं होती है, गलतियां सभी से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, जो होता है अब भलाई के लिए भी होता है। तो आपको कुछ सीखना चाहिए, मतलब गलती हो के भी आपको कुछ सीखना चाहिए, उसी तरह रहता है। तो ये हो गया आपका जो कि कॉन्सिस्टेंट, और d इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको सब भी टाइम जो कि याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कॉन्सिस्टेंट हो गया। अब कॉन्सिस्टेंट हो गया है तो चलो इनकॉन्सिस्टेंट भी समझ लेते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इफ ए सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन, मैं यहां पे लिखूंगा इफ ए सिस्टम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। ठीक है, इफ ए सिस्टम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, ठीक है, it is said to be inconsistent। अब ये तो पता चल गया क्या है, इसका ऑपोजिट है। सिस्टम में अगर सॉल्यूशंस है तो उसी को हम कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, लेकिन जो सिस्टम में यानी कि जो इक्वेशंस में सॉल्यूशन ही नहीं है उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ये पता चल गया? तो चलो एग्जाम्पल में भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सभी को मिटा देता हूं ताकि अच्छे से एग्जाम्पल आपको दे सकूं। ठीक है, तो चलो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मिटा देता हूं, ज्यादा साइड में तो जाऊंगा ही आपको, क्योंकि आपको दिखना चाहिए। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं दिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको दिखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं इसे। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग इसी तरह ही मेरा सपोर्ट करते रही है। पक्का मैं गारंटी दूंगा कि अगर मेरी बात मानोगे आप सब तो मैं 80 क्या 90% एवब भी आपको दिला सकता हूं। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप खुद मोटिवेट होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, पक्का करोगे और पक्का करके भी दिखाओगे। ठीक है ना, यही तो है रूल, यही तो है रूल। सभी से पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब किया जाता है। ठीक है, तो चलो इनकॉन्सिस्टेंट का थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट का एग्जाम्पल है, ये इनकॉन्सिस्टेंट है,
जो कि मैं अभी बताया हूं इनकॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है उसे हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। तो मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहां पे आ गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब ये पक्का बोलोगे कि सर ये इनकॉन्सिस्टेंट कैसे हुआ, ये तो कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। समझता हूं कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन 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 डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भी तो। लेकिन यहां पे क्या होता है, डी इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो ये कहां कॉन्सिस्टेंट हुआ, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हुआ। अब पता चला कि नहीं, बोलो पहले। अब पता चला कि नहीं। हाँ, इसी तरह ही आपको बोलना है और इसी तरह ही आपको जो कि समझना भी है। मैं हूं आपके साथ, क्लियर करूंगा आपका डाउट, ठीक है। लेकिन आपको भी मेरा सपोर्ट देना चाहिए, यानी कि मुझे सपोर्ट करना है। जो भी इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी तो लाइक करना है, ठीक है। तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए, तो आशा तो करता हूं कि आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट समझ में आ गया। मान लीजिए कि इसी तरह हुआ है, मान लीजिए कि x माइनस एक्स इक्वल टू 3, यानी कि -3 हुआ है, और 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। मतलब मान लीजिए मैं गलती से ये लिख दिया, ये गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशंस। तो ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, हमें एक्स वाई दोनों चाहिए, एक्स वाई दोनों चाहिए, और उसी से हम जो कि डिटरमाइन करेंगे, उसी से हम निकालेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिया हूं, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्स तो नहीं होता है, एक्स माइनस वाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम को लेना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हो गया कंप्लीट, यानी कि ये तो आपको पता चल रहा होगा, पता चल गया कहां पे क्या हुआ है, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं, और क्यों कॉन्सिस्टेंट कहा जाता है और क्यों इनकॉन्सिस्टेंट कहा जाता है। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो वो कॉन्सिस्टेंट में जाएगा या इनकॉन्सिस्टेंट में जाएगा, वो भी तो, ठीक है। तो चलो मैं यहां पे सिर्फ बातों से ही बता देता हूं, अगर d का वैल्यू 0 हुआ कोई भी इक्वेशंस का, तो वो कॉन्सिस्टेंट में जाएगा या इनकॉन्सिस्टेंट में जाएगा, मुझे कमेंट में बताना। देखते हैं कौन अच्छे से, कौन ध्यान से मेरा क्लास लेता है। मुझे पता चल जाएगा कि कौन लेता है क्लास अच्छे से और कौन सिर्फ टाइम पास करता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, कौन कौन कमेंट नहीं करता है। यानी कि इसका मान लीजिए कि d का वैल्यू 0 है, तो कॉन्सिस्टेंट में जाएगा या इनकॉन्सिस्टेंट में जाएगा, वही इक्वेशंस ये बताना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलो और एक बता देता हूं, यानी कि डिपेंडेंट इक्वेशंस, डिपेंडेंट इक्वेशंस। अब ये डिपेंडेंट इक्वेशंस भी क्या है, थोड़ा नया आता है लगता है, ठीक है, नया मेहमान है, थोड़ा खातिरदारी भी करना पड़ता है। चलो क्या है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी डिपेंडेंट इफ इट हैज एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या है, ये बहुत थोड़ा बहुत है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी ऑफ equations is said to be dependent if it has an infinite number of solutions,
ठीक है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यानी कि डिपेंडेंट इक्वेशंस किसको कहा जाता है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी डिपेंडेंट। कब होता है? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी डिपेंडेंट। कब डिपेंडेंट होता है? इफ इट हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस, एक से भी ज्यादा, 5 सॉल्यूशन, 10 सॉल्यूशंस, 1000 सॉल्यूशंस, यानी कि एक से भी ज्यादा सॉल्यूशन अगर किसी भी सिस्टम का यानी कि किसी भी इक्वेशंस का आ जाए तो उसे हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो? क्लियर। ठीक है, मतलब ये तो पता चल गया कि डिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि कंडीशंस भी पढ़ रहा है और एग्जाम्पल भी करना है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आ जाता है जो कि मेन पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है थ्योरी या शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इसी तरह आपको ध्यान में देखना है, ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का जो कि कंसिस्टेंट होता है ना, उसी का जो कि कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस देख लेते हैं। यानी कि कंडीशंस में तो दो आ जाता है, जो कि पहला है इन केस ऑफ टू अननोन वेरिएबल, इन केस ऑफ टू यू एन ऑन अननोन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 जो कि होता है, निकालते हैं पहले थ्योरम 1, वही है जो कि टू अननोन वेरिएबल में आपको बता भी क्या था। ठीक है ना, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। यानी कि मेन पॉइंट है, यानी कि जो हम x निकालते हैं ना, dx बाय डी, एंड y निकालते हैं ना, dy बाय डी, यही है जो कि टू अननोन वेरिएबल। ठीक है ना, तो इनका कुछ कंडीशन, जैसे कि यहां पे लिखा है कि कंडीशंस क्या है, इसी तरह ये कंडीशंस अप्लाई होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो आपको अच्छे से कंडीशन समझना है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, एक नंबर जो कि मैं लिख रहा हूं, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैं इसी तरह लिखता हूं, मुझे इसी तरह तो अच्छा लगता है। ठीक है, आप इसी तरह भी लिख सकते हो, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 then the system is consistent, then the system is, ये तो मैं बताया था and has a unequal solutions, and has a solutions। ठीक है, and has a solutions क्या है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि मैं कंसिस्टेंस में बताया था, d अगर 0 ना होगा देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो अगर वैल्यू निकलेगा, यानी कि वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो उसी को तो बोलेंगे ना कंसिस्टेंट, और उसका वैल्यू भी मतलब उसका सॉल्यूशंस भी है, उसका सॉल्यूशंस भी है, यानी कि एंड हैज ए सॉल्यूशंस। ठीक है, अब पहला तो क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, यानी कि सेकंड नंबर पे। अब ये सेकंड नंबर क्या का है, थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि इफ
डी इक्वल टू 0। ये टू और नॉन वेरिएबल में जब हम x और y निकालते हैं, यानी कि टू और नॉन वेरिएबल में, क्या पता है, जब हो जाता है d 0 और dx भी 0 और dy भी 0, द सिस्टम हैज ए इंफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये पता चल गया, द सिस्टम हैज एन इन्फिनिट, यहां पे लिख रहा हूं इन्फिनिट नंबर ऑफ, ये नंबर है, ठीक है, ये पता तो नहीं चल रहा होगा, आप सबको पता है, मुझे भी। तो क्या कहा है इसने, जब 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 d इक्वल टू 0 हो जाएगा और dx भी 0 हो जाएगा और dy भी 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, द सिस्टम हैज एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभी तो बताया था, कहाँ है ऊपर वाला जो बीटा दिया हूं, डिपेंडेंट सिस्टम, कहा था कि नहीं, डिपेंडेंट इक्वेशंस जो कि अभी पढ़ाया था, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी डिपेंडेंट इफ इट हैज एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, यानी कि डिपेंडेंट इक्वेशंस कहा जाएगा भी। और एक कंडीशंस भी है, अगर d भी 0 होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, d 0 होता है, dx 0 होता है और dy भी 0 होता है, लेकिन अगर ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता है और ये 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू ही नहीं आएगा, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट आएगा, इनकॉन्सिस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ यही तो है समझने की बात, टाइम लगेगा लेकिन समझना चाहिए, स्लो पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा, स्पीड से गलतियां होती है यार, ठीक है, स्पीड से बहुत गलतियां हो जाती हैं। अब ये हो गया, चलो 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर कहा क्या है, अभी तो कहा था यार, ये अभी तो कहा था d इक्वल टू 0, dx इज नॉट इक्वल टू 0 और dy इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम इज द सिस्टम इज इन द सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। अब तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, यहां पे इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट इक्वेशंस यही तो है और कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों, यानी कि तीनों है ना, हाँ बस, तो ये तीनों आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर दूं क्या, चलो फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला नंबर, अगर d 0 हो जाता है देन द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, जो कि कॉन्सिस्टेंट में ही आपको बताया था, d 0 नहीं होता है, ठीक है, जब d इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि d 0 नहीं होता है, तब उसको, उसी इक्वेशंस को, यानी कि उसी सिस्टम को हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट बोल के, ठीक है, एंड हैज सॉल्यूशन, और कॉन्सिस्टेंट यानी कि उसका सॉल्यूशंस है, और इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि उसका सॉल्यूशंस ही नहीं है, ये तो पता है। अब इतने अच्छे तरीके से कौन बताएगा बोलो पहले आप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना, सुपर डुपर हिट जो हो जाए, ठीक है, और एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो 2 नंबर क्या कहा है, अगर इफ d इक्वल टू 0, d 0 हो जाता है और dx भी 0 हो जाता है और dy भी 0 हो जाता है, देन सिस्टम हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सिस्टम को उससे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उससे बोलेंगे हम डिपेंडेंट, कहाँ है रे भाई, कहाँ है, डिपेंडेंट इक्वेशंस कहा जाएगा, ठीक है, पता है, मैं आपको बता दिया हूं इतनी अच्छी तरीके से, मुझे तो लग रहा है कि आपको याद भी हो जाएगा, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद याद हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझा करो, अच्छे से देखा करो, कंप्लीट गारंटी देता हूं याद हो जाएगा।
मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे याद हो जा रहा है, तो आपको क्यों नहीं होगा? यही तो है जो कि एक्सपर्ट का काम होता है। ठीक है, एक्सपर्ट ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, पढ़ाते टाइम याद हो जाता है, तो उसी टाइम जो कि एक्सपर्ट हो जाते हो। अब आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो, क्यों? कामयाब होके। आपका एम है 80% एवरेज स्कोर ला के, ये पक्का लाना है। मैं आपके साथ हूं, मैं हेल्प करूंगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। तो 3 नंबर क्या कहा है? इफ डी इक्वल टू 0, अगर डी 0 है लेकिन dx नहीं है और dy भी नहीं है, यानी कि उसे तो बोलेंगे हम इनकॉन्सिस्टेंट, और उसका सॉल्यूशंस नहीं है, ये पता है। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए इसी में से, तो ये नहीं पढ़ के भी जाने से भी ये याद हो जाएगा और आपका आंसर सभी का सभी ठीक होगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूं, यानी कि मैं इसे मिटा देता हूं तो आगे थोड़ा बहुत चले भी। ठीक है ना, मिटा देता हूं। बहुत बढ़िया, आशा करता हूं ये भी बहुत बढ़िया लगा होगा। और क्यों ना लगा होगा, क्योंकि हमें कामयाब होना है। ठीक है, तो अब आ जाता है टू अननोन वेरिएबल, तो हम पढ़ ले। तो अब जब आ जाता है इन केस ऑफ 3 अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब आपको जो कि, और ये बी है, ठीक है, और ये जो है बी है, ये पता चल गया। यानी कि जब इनके सब 3 अननोन, तो ये 3 हुआ क्या? नहीं हुआ, तो इसको भी 3 करना है जेड, यानी कि डी जेड बाई डी, डी जे बाई डी। ठीक है, तो ये 3 अननोन वेरिएबल है। तो 3 अननोन वेरिएबल में भी थोड़ा कंडीशंस है जो आपको समझना है। ठीक है, और ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन, यानी कि पहला कंडीशन कहता क्या है? मैं आम खाता हूं सिर्फ समर सीजन में, ये मेरा कंडीशन है। लेकिन मैथ का सॉल्यूशन तो कुछ अलग हो ही होगा। ठीक है, कौन बोलता है कि विंटर सीजन में आम आएगा? आएगा, लेकिन वो जो होता है ना वही दूसरा होता है। चलो, तो इफ डी इक्वल टू 0, नहीं, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, then unequal solutions exist, then unequal solutions, यानी कि अगर D 0 नहीं होगा, मतलब ये मैं कर रहा हूं थोड़ा, इक्वेशंस एक दो दिया हुआ है, इल्यूस्ट्रेशन 70 ले लो या तो 60 ले लो, वही में किसी एक इल्यूस्ट्रेशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं D का वैल्यू निकालूंगा, तो D 0 नहीं आया, कुछ और आया, तो उसका अनइक्यू सॉल्यूशंस निकलेगा, यानी कि उसका अनइक्यू सॉल्यूशंस है, यानी कि एक सॉल्यूशंस है, अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो। ठीक है, उसका एक एक सॉल्यूशंस है कि नहीं? पक्का है, क्यों ना होगा, ये पता चल गया। तो चलो नेक्स्ट स्टॉपेज पे, इफ d equal to 0 and at least one of the determinant, and at least one of the determinant, क्या यार, ऐसे भी कौन कहता है? ठीक है, डिटर्मिनेंट्स जैसे कि dx dy and dz is non-zero, is non-zero, the given solutions is inconsistent.
द गिवन सॉल्यूशंस each consistent, नहीं इज इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि ये क्या कहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया सर, थोड़ा समझा दीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं हूं ही आपको समझाने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो क्या कहा है, चलो इफ डी इक्वल टू 0, मान लो कि डी 0 हो गया, ये 3 × 3 वेरिएबल में, ठीक है 3 × 3 वेरिएबल का बात कर रहा हूं। मान लो कि डी 0 हो गया, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा इनकॉन्सिस्टेंट। कैसे होता है, चलो आगे जाते हैं। एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि एटलीस्ट वन, क्या वन, dx हो या dy हो या dz हो, इनमें से कोई एक नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो नहीं हुआ होगा, तो द गिवन सॉल्यूशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि वही जो सॉल्यूशन निकलेगा उसे ही कहेंगे कि ये है इनकॉन्सिस्टेंट। समझ में आ गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा था इतना हार्ड होगा, बच्चे समझ में पाएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना इजी आएगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा। यही है, यही तो एक्सपर्ट का ट्रिक, एक्सपर्ट बनने का ट्रिक। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, हाँ आपके लिए आप बोल सकते हो कि आप एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं खुद को ही आसमान पे छोड़ दूं मानने के लिए, क्या नहीं। ये हो गया, पता चल गया। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि पता भी चलना चाहिए, पता भी चलना चाहिए। और एक, चलो आगे चलते हैं, यानी कि टाइम होने दो, लेकिन मुझे 2 इलस्ट्रेशंस तो कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी का रिलेटेड है, इसी का रिलेटेड है, तो होगा ही, थोड़ा तो हार्ड होगा, होने दो। ठीक है, तो क्या कहा है, इफ d इक्वल टू dx इक्वल टू, अरे x बोलना हो, इफ d इक्वल टू dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0। अरे साफ साफ से नहीं बता सकता कि अगर d dx dy dz 0 हुआ तो क्या करना है। ठीक है, यानी कि यहां पे कहा है इफ d dx dy और dz सब अगर 0 हुए तो then the system may or may not be consistent, then the system may or may not be consistent। मुझे तो पता नहीं है, यानी कि ये 0 हो गया तो सब कुछ, तो सिस्टम हो सकता है कॉन्सिस्टेंट हो या ना हो, कॉन्सिस्टेंट हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। h, in this case the value of, in this case the value of x y z assumed and assumes an interdeterminate form, सॉरी खतरनाक वर्ड है यार। तो क्या कहा है, इंडर INDER, इंडर, सॉरी INDER नहीं, IND है सिर्फ, ठीक है IND है सिर्फ, INDE इन डिटर DETER इंडिटरमिनेट, जो कि मैं लिख रहा था इंडिटरमिनेट
यहाँ पे ई आ गया एस की जगह पे, फॉर्म। यानी कि इन दिस केस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एज्यूम्स, मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है और इस केस में हम x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू एज्यूम कर लिए, तो इंटरडिमिनेटेड फॉर्म हो जाएगा, उन सब का सत्यानाश हो जाएगा। तो दुविधा में पड़ गए हे रे बाबा, दुविधा में पड़ गए हैं, ठीक है। यानी कि ये है एक डेंजर, दुविधा में है, यानी कि सॉल्यूशंस नहीं है, बहुत डेंजर में है, ठीक है ना। जो कि दुविधा में पड़ा हुआ होता है ना, उसी को हम इंटरडिमिनेटेड जो कि बोलते हैं, ठीक है। अनियत मतलब जो कि नियंत्रित नहीं हो जाता है, उसे हम कहते हैं। तो आशा तो करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से भी बहुत बढ़िया लगा होगा। लगा है कि नहीं? अच्छा लगा है तो एक एक लाइक भी तो जरूर बनता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ डाउट है तो क्या करना है, एक एक कमेंट कर दिया करो। मैं हाजिर हूं जिन की तरह, हाजिर हूं ना, ठीक है। तो चलो, मैं तो आपको बता दिया कि 3 वेरिएबल, 3 अननोन वेरिएबल और 2 अननोन वेरिएबल। पहले तो आपको देख देख के करना है, फिर आपको जो कि याद हो जाएगा, ठीक है। आपको सीखना है, आपको सीखना है। तो चलो मैं मिटा देता हूं, इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अभी इलस्ट्रेशन आ गया तो थोड़ा मैं स्पीड कर दूंगा, ठीक है ना। गियर वियर थोड़ा चेंज करके मैं स्पीड कर रहा हूं। ठीक है, बहुत गर्मी लगी, हाय हाय। चलो इसको मारो गोली गोली। यानी कि इलस्ट्रेशंस 18। तो कहा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। यानी कि शो करवाओ, यानी कि दिखाओ, मान लो प्रूफ भी कर दो कि ये सिस्टम जो कि है ये है इनकंसिस्टेंट। यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। वो तो थोड़ा दिखा करो, 6 जीरो आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको पता है, आपको पता है, यानी कि हम कंडीशंस पे जाएंगे कि ये क्या होता है, कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलो, यानी कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला है और अननोन वेरिएबल यानी कि 2 अननोन वेरिएबल में है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कहाँ है, 3 नंबर देख लो। यानी कि 1 का 3 देख लो कि इफ डी इक्वल टू 0, डी 0 हो रहा है एंड डी एक्स 0 नहीं और डी वाई भी 0 नहीं हो रहा है, तो यही है इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो गया तो हमें इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है। तो हमें करना क्या है ये तो पता है, हमें करना क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो ये A1 है 1, A2 है 2, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 2, C2 है 7, ठीक है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा D, यानी कि A1 B1 A2 B2
यानी कि A1 है 1, B1 है 3 और ये 2 और ये 6, यानी कि 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एग्जैक्ट आंसर 0 है। चलो घबराओ मत, पहले निकाल लो, पहले निकाल लो फिर घबराना, ठीक है। फिर आ जाते हैं dx के ऊपर, यानी कि जब dx निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं यार, ये dx भी कैसे आता है मुझे ना पता है। dx कैसे आता है बोलो भी, यानी कि आ जाएगा, ठीक है। यानी कि C1 B1 C2 B2। चलो सही है कि नहीं है मैं देख भी लेता हूँ, ताकि अगर गड़बड़ हो गया ना तो बड़बड़ बड़बड़ हो जाएगा। ओके ठीक है। तो C1 C2 C1 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 कहाँ है 2 है, B1 है B1 है 3, अब C2 कहाँ गया C2 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 7, B2 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 6, 6 दूणे 18। अबे यार चलो करके देख लेते हैं, 7 21, यानी कि क्या कहा है रे बाबा। ओके वेरी गुड। तो ये हो गया, यहाँ पे dx कैसे 9 आया है यार, 6 है। अच्छा 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 सही बात है। देखो यहाँ पे गलत होना चाहिए था, 6 इंटू 2 12 माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कितना आएगा, -9 होगा, ठीक है। मैं इसे कर लिया, तो dy भी निकाल लेते हैं। अब ये dy कहाँ गया, तो ये यहाँ पे आएगा A1 A2 C1 C2, तो A1 1 2 है, C1 C2 है 2 और 7, तो 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आएगा 3। तो इसका तो मतलब ये तो सही है ना, A1 A2 1 2 और C1 2 और 7 7 इंटू 7 ये 7 आ गया, 2 2 2 4 आ गया, ठीक है ठीक है। तो अब देखेंगे थोड़ा रूल, अब कहाँ गया रूल, थोड़ा देख लेते हैं कि 3 नंबर इफ d इक्वल टू 0, ये सही बात है, d इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे d इक्वल टू 0 हो रहा है, ये राइट है। एंड इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, कहाँ है dx, यानी कि सॉरी dx इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे dx इज नॉट इक्वल टू 0। अरे ये सही बात है, dx 0 नहीं हो रहा है, तो dy भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि dy ऑल्सो dy भी नॉट इक्वल टू 0। ओ भाई मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यानी कि d तो 0 होगा, ये राइट है, लेकिन dx और dy 0 होना नहीं चाहिए, तभी ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हैंस द गिवन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। अब बोलो कि समझ में नहीं आया या आया आपको, ये तो समझ में आ गया, इनकॉन्सिस्टेंट कैसे आया, यानी कि ए का जो कि टू अननोन वेरिएबल का कंडीशंस नंबर 3 जो कि अप्लाई हुआ है यहाँ पे, जो कि आंसर भी राइट है। थम्स अप कर दो, एक एक थम्स अप भी करना चाहिए, ठीक है, पीना नहीं चाहिए, ठीक है। कौन कौन पीने आएगा, या क्या मतलब कौन, ये कौन कहा था मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको मुझ मतलब पीने तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक थम्स अप तो खुद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अब जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है या देख रही है,
पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, ये तो पता चल गया। चलो अच्छा है कि अच्छा भी है और अच्छा भी लग रहा है। चलो मैं इसे मिटा देता हूं, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। इतना ही तो बात है, इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। चलो अब पता चल गया कि कंडीशंस कैसे यूज होता है, तो आपको कंडीशंस भी यूज करना आना चाहिए, यानी कि कंडीशंस भी आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब थोड़ा ये लास्ट जो कि लास्ट है, चलो लास्ट भी कर लेते हैं। इलुस्ट्रेशंस 90, अब ये भी कंडीशंस है, यानी कि ये जो कि सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहां पे भी बोला है कि ये सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है। तो क्या है, पहले मैं इक्वेशंस यानी कि लिख देता हूं। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10। तो ये 1 2 3 यानी कि 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, यानी कि ये 3 वेरिएबल है, 3 अननोन वेरिएबल है। तो यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट का है, तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ है इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट है, अच्छा 2 नंबर कंडीशंस पे, यानी कि बी का इनकेस ऑफ 3 अननोन वेरिएबल का 2 नंबर कंडीशंस पे है इनकॉन्सिस्टेंट। इफ डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डी 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, जो कि एटलीस्ट इनमें से जो कि एक 0 नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो चलो निकाल लेते हैं, यानी कि फटाफट सरासर निकाल लेते हैं। A1 B1 C1 D1, तो A1 है 2, B1 है -1 और C1 है 1 और D1 है 4। अब ये तो पता चल गया। तो यहाँ पे A2 है 1, B2 है 3, यहाँ पे C2 है 2 और यहाँ पे D2 है 12। यहाँ पे A3 है 3, यहाँ पे B3 है 2, यहाँ पे C3 है 3, यहाँ पे D3 है 10। अब ये तो पता है ये कि इसको कैसे लिखना है, फिर निकालना है आपको D। तो D कैसे निकालना है पता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसे निकालो, A1 A2 A3, A1 A2 A3, 2 1 3 2 1 3, B1 B2 B3, -1 3 2 -1 3 2, तो C1 C2 C3 1 2 3 1 2 3। तो क्या करना है देख लो, क्या करना है, यानी कि आपको फिर से चेक कर देना कि सही है या गलत है। 1 2 3 ठीक है, सही है। ठीक है, अगर गलत हुआ होगा तो प्लीज आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको तो बता दिया हूं कि कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 का निकाल लेता हूं, यानी कि मैं अभी स्टेप स्किप करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं। तो मुझे माफ करना, आप खुद जो कि बिना स्टेप से कर देना। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूं, सिर्फ यही लिख के 3 2 2 3 3 2 2 3 माइनस, यानी कि -1 1 2 3 3 1 2 3 3, यहाँ पे आ गया +1 1 3 3 2 1 3 3 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, यानी कि 2 आ जाएगा, तो 3 3 9 2 × 2 4 -+1, तो 3 × 1 3 -3 × 2 6। अब इनमें से कुछ गलतियां हो रहे हैं तो माफ कर देना। 3 × 1 1, सॉरी 2 × 1 2,
ये 2 है, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये होगा कितना, 2 आ गया, तो 9 माइनस 5 यानी कि 5 हो जाता है, तो 9 माइनस 5 हो जाता है यानी कि 2 इंटू 5 आ जाता है, 5 आ जाता है कि नहीं, वेरी गुड, ठीक है। ये देख लो 1, ये देख लो 1 इंटू 3 माइनस 6, तो कितना आ जाता है, -6, सॉरी -3 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाता है -7, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ 10 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -7, यानी कि 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। वेरी गुड। यहाँ पे और एक प्रूफ, यानी कि 2 नंबर कह रहा है कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अभी हम बाकी का जो कि निकालना है हमें, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, तो चलो मैं मिटा दे रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, तभी मैं कर पाऊंगा, स्पीड में मिटा रहा हूं। व्हाइट बोर्ड भी ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। तो d चला गया, तो dx निकालना है, dx, तो dx कैसे करना है, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो d1 कितना था, 2 1, तो मैं क्वेश्चन ही में गलत कर दिया हूँ। अरे ये केस, ये क्या मतलब रॉन्ग है क्या सर, dx है ना, dx है, dx है, हाँ d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये गलत आ रहा है यार, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे d1 4 आना चाहिए, और यहाँ पे तो 4 नहीं, जो है 2 1 2 1, ये क्या क्या किया जाए, शायद रॉन्ग है ये, ठीक है। तो चलो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, d1 जो कि 4 आना चाहिए, और d2 जो कि 12 आना चाहिए, d3 जो कि 10 आना चाहिए। तो शायद अगर इसी को अगर माइनस क्या होगा, काटा होगा, तो शायद हो गया होगा, ये नहीं है। तो बाकी -1 3 2 -1 3 2, बाकी सब सेम है 1 2 3। तो यहीं पे गलत है, तो ये 4 10 4 12 10 आता है। तो चलो देख लेते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो ये 4 आ गया, तो 3 2 2 3 आएगा। अगर सही है तो आप देख लीजिए, अगर ये माइनस मतलब कहीं पे अगर डिवाइड किया होगा तो 4 इंटू 2 इंटू 2, ये 1 आता है, तो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा यहीं पे 4 दिया है क्या, चलो कोई बात नहीं, -1, ये गया, तो 12 2 10 3 प्लस 1 12 3 10 2, तो मैं यहीं पे ही कर रहा हूँ, 4 3 3 9 -2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 12 30 20 प्लस 1 24 -13, ठीक है। अब ये 4 आ गया, और 4 इंटू 5 आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +1, यानी कि 36 माइनस 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 इंटू 1, तो क्या होगा, +16, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस होगा कि माइनस होता है, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे माइनस होगा तो 24 माइनस 30, 30 से अगर मतलब 24 जाए तो 6 होगा, -6, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, और ये 6 आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 36 माइनस 6 यानी कि आ जाता है 30। तो यहाँ की रूल के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 1 इच नॉन जीरो, तो बाकी जो कि एटलीस्ट 1 जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे dx इज नॉट जीरो हो रहा है। ठीक है, मैं इतना ही निकालूंगा, बाकी दोनों आपको खुद निकाल लेना है ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 30 ही आया है, मतलब ये जो कि गलत नहीं है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो 30 ही आया है। तो मुझे तो मिल चुका है, प्रूफ्ड हो चुका है, यानी कि dx इज नॉट इक्वल टू जीरो हो चुका है। ठीक है, तो आपको उसी तरह क्या करना है, dy निकालना है और dz निकालना है। तो देखते हैं कि dy कितना आता है, dz कितना आता है। अगर जीरो आ गया तो ये जीरो नहीं हुआ तो प्रूफ्ड है, अगर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो बाकी आपको dy और dz निकाला, यानी कि इल्यूस्ट्रेशंस 19 पूरा और एक बार अच्छे से करना है, जो कि 3 वेरिएबल का जो कि 2 कंडीशंस 2 में जो कि आता है, तो आपको उसी को देख के जो कि करना है। तो देखते हैं कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता है। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि ये भी बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी गलतियां हो तो मुझे माफ कर देना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यानी कि यहाँ पे कुछ भी अगर छोड़ा हुआ है तो आप प्लीज करेक्शंस कर दिया करना। ठीक है, और आप मुझे आंसर भी सेंड करना, यानी कि मैं इसे भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इल्यूस्ट्रेशंस 19 जो कि आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन होमवर्क करके मुझे भेजता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।